हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे जो प्लांट का ग्रोथ होता है उसमें कितने तरह के केमिकल्स क्या क्या हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी को एक एक करके हम लोग डील करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं ह्यूमन बॉडी में भी हार्मोन्स होता है, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, बहुत तरह के हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं, बहुत तरह के हार्मोन होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ठीक उसी तरह कुछ हार्मोन्स और केमिकल प्लांट में भी पाए जाते हैं जो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आप लोग का पर्पस पूरा हो पाएगा। जिस पर्पस से आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो तभी पूरा होगा जब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन में लेफ्ट साइड देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग को इस चैप्टर में डील करनी है। ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, ये सब करना हम लोग को डिस्कस करना है। और ये जो पैराग्राफ आप लोगों को अपने स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं डिस्कस करने के लिए, तो इसको स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इसमें वही रहेगा जो हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है ना, तो वही सब लिखा रहता है, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ये आप अपने स्क्रीन में कुछ डायग्राम देख सक रहे हैं। ये डायग्राम है एक प्लांट का। जब ये देखिए शुरुआत है, ये सीड है, सीड के स्टेज में देखिए, जब सीड के स्टेज में तो इसमें हाइपोकोटाइल हो रहा है डेवलप, नीचे रूट हो रहा है, हाइपोकोटाइल है, फिर यहाँ पे कोटिलेडॉन आ जा रहा है और यहाँ सॉइल लाइन आ जा रहा है। ठीक है, तो नाम जो है ना पार्ट्स के, उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। देखिए, जब सीड स्टार्टिंग में ग्रो करता है, आप लोग देखें, मुझे चना का सीड में देखे होंगे, उसमें ऐसा ही ग्रोथ निकला हुआ रहता है, चना मूंग उसमें। ठीक है, तो हाइपोकोटाइल है, कोटिलेडॉन है और सॉइल लाइन है। ठीक है, फिर इसमें जब ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है सेकंड स्टेज में, तो इसमें क्या होता है, देखिए जो हाइपोकोटाइल है वो एपिकोटाइल बन जा रहा है। ठीक है, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल हुक बन जा रहा है और कोटिलेडॉन उसका भी साइज बदल जा रहा है, वो बड़ा हो जा रहा है। और फिर यहाँ पे कोटिलेडॉन के पास सीड कोड बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीड कोड नहीं था, लेकिन यहाँ देखिए सीड कोड बन जा रहा है। फिर आते हैं हम लोग तीसरा स्टेज में। तो यहाँ तो रूट तो बढ़ते ही जा रहा है, साइज भी बढ़ते जा रहा है। पहले सॉइल के अंदर था, सेकंड स्टेज में सॉइल के बाहर आया। अब थर्ड स्टेज में क्या देख रहे हैं हम लोग कि लीव्स भी बाहर निकल के आ गया। तो यहाँ हाइपोकोटाइल है नीचे, ये एपिकोटाइल है और यहाँ आपका लीव्स बन के बाहर आ गया। तो थर्ड स्टेज में लीव्स आ गया और कोटिलेडॉन यहाँ आ रहा। और कोटिलेडॉन का भी दो पार्ट होता है। जैसे कोटिलेडॉन मैंने पढ़ाया हुआ है प्लांट एनाटॉमी में, डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन, दो तरह के प्लांट पाए जाते हैं। इसमें दो पार्ट होता है, रेडिकल और प्लीम्यूल। और रेडिकल और प्लीम्यूल क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने प्लांट एनाटॉमी एनसीईआरटी बुक में नहीं पढ़ा है या मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाके बढ़िया से देख सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बस एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जब आप लोग मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हो ना, तो उस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने साथ एनसीईआरटी बुक रखिए। मैं जो जो लाइन हाईलाइट करूँगा, जो बताऊँगा, आप लोगों को भी वो लाइन हाईलाइट कर देना है। ठीक है, चलिए ये आप लोग फोर्थ स्टेज में देख सकते हैं। यहाँ देखिए लीफलेट्स ये सब निकल के आ रहे हैं, ब्रांचेस बन रहा है, ये सब ग्रोथ होता है। तो कैसे सॉइल के अंदर था, फिर सॉइल के बाहर आया, फिर लीव्स आए, फिर ब्रांचेस बने। ठीक है, चलिए तो हम लोग का पहला टॉपिक शुरू होता है ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होता है ये हम लोग, growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristics of living being. Growth can be defined as an irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even on individual cell. इसमें ये कहना चाह रहा है कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो ग्रोथ बेसिकली पहले समझ लीजिए कि ग्रोथ जो है उसको मोस्ट फंडामेंटल और कंस्पिकुअस कैरेक्टरिस्टिक बोला गया। लिविंग बीइंग में जो
ग्रोथ है वो कंस्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक उसको बताया गया और फंडामेंटल भी बताया कि बहुत ज़रूरी होता है, मेन चीज़ है। तो ग्रोथ को कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो कोई ऑर्गन का अगर साइज बढ़ रहा है तो हम लोग समझेंगे ग्रोथ हो रहा है, किसी सेल का साइज बढ़ रहा है तो समझेंगे हम लोग कि ग्रोथ हो रहा है, या इंडिविजुअल का साइज बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ हो रहा है। तो बेसिकली ग्रोथ को हम लोग ऐसे ही पहचानते हैं, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा हुआ। जनरली ग्रोथ इज accompanied by metabolic processes both anabolic and catabolic that occurs at expense of energy. Therefore, for example, expense of a leaf growth is sorry मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? Therefore, for example, expansion of a leaf is growth. How would you describe the swelling of piece of wood when placed in water? इसमें यह कहना चाह रहा है कि ग्रोथ जो होता है ना वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। और ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बना रखी है अलग से, बड़ी अच्छे से आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगी। फोटोसिंथेसिस पढ़िएगा, रेस्पिरेशन वाली वीडियो देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा कि एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। और अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो ग्रोथ जो होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, उसमें एनर्जी यूज़ भी हो रहा है, एनर्जी रिलीज भी हो रहा है। तो वही एनर्जी यूज़ करके ग्रोथ में हेल्प हो रहा है और ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब कोई लीफ का एक्सपेंशन बढ़ता है ना, माने अगर उसका साइज बढ़ रहा है लीफ का, तो उसको ग्रोथ कहेंगे, ठीक। अब यहाँ एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, एनसीईआरटी ने पूछा है कि अच्छा बताइए कि जब किसी लकड़ी को हम लोग पानी में डालते हैं और वो पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, तो उसका जो स्वेलिंग हो रहा है, जो फूल रहा है, तो क्या वो ग्रोथ हो रहा है या फिर ऐसे ही साइज बढ़ रहा है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है। अगला टॉपिक है हम लोग का, प्लांट ग्रोथ जनरली इज इंटरमीडिएट। इसका मैंने कहने का मतलब है कि प्लांट ग्रोथ जो होता है वो जनरली इंटरमीडिएट ही होता है। कैसे, देखते हैं। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड growth throughout their life. This ability of plant is due to the presence of meristem at certain location in their body. The cell of such meristem have the capacity to divide and self-perpetuate. The product, however, soon loses the capacity to divide, and such cells make up the plant body. This form of growth, wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of meristem, is called the open form of growth. What would happen if the meristem cease to divide? Does this ever happen? इसमें यह कहना चाह रहा है कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना वो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट के लिए, क्योंकि उससे क्या है कि उसको यूनिक कैपेसिटी मिल जाता है, जैसे कि वो पूरे लाइफ में उसका ग्रोथ होते रहता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्लांट है, जब भी कहीं घूमने जाते हैं, कैसे हम लोग को दिखता है कि यार ये प्लांट कितना चौड़ा है, इसका गर्थ कितना बड़ा है, इसका रूट कितना फैला हुआ है, ये कितना बड़ा है। तो आप पता चलता है कि यार ये तो 500 साल पुराना है, 200 साल पुराना। तो प्लांट में जो है ना ग्रोथ है ना अनलिमिटेड है, ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो एबिलिटी है प्लांट के अंदर जो कंटिन्यू ग्रोथ करते रहेगा, ये है एक रीज़न की वजह से, जो कहलाता है वो लोकेशन मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या है, बेसिकली क्या है कि प्लांट बॉडी में दो तरह के टिश्यू होते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें डिवाइड की कैपेसिटी होती है, और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनमें डिवाइड की कैपेसिटी नहीं होती। तो प्लांट में जो एपिकल रीजन होते हैं, जैसे रूट का एपेक्स जो बढ़ता है, स्टेम का एपेक्स, तो एपेक्स में क्या है, मेरिस्टेम पाया जाता है। वो क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, तो सेल डिवाइड करके उनका जो प्रोडक्ट बना वो उनमें कैपेबिलिटी चला जाता है डिवीजन का, तो वो प्लांट के बॉडी को बनाते हैं, हार्ड बॉडी, जैसे बार्क हुआ स्टेम का, ब्रांचेस हो गया लीफ का। लेकिन जो एपिकल पार्ट है उसमें कैपेबिलिटी बना रहता है, वो कंटिन्यू आगे बढ़ते जाता है। तो बेसिकली वो एबिलिटी किसके थ्रू है, वो एबिलिटी है मेरिस्टेम के थ्रू, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है, इसी ग्रोथ फॉर्म को क्या बोलेंगे, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, जहाँ पे नए सेल ऐड होते जाएंगे, ठीक है। सॉरी। In chapter 6 you have studied about the root apical meristem and the shoot apical meristem. आपने चैप्टर 6 में ज़रूर पढ़ा होगा एनाटॉमी, जो मैंने पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे, वहाँ पे मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा।
कि रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ठीक है। You know that they are responsible for the primary growth of the plant and principally contribute to the elongation of plant along their axis। इसमें कह रहा है कि जो प्राइमरी ग्रोथ होता है ना प्लांट का, उसमें रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्राइमरी ग्रोथ में वही होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में और है वो कॉर्क कैम्बियम वहाँ आ जाएगा, वो अलग टाइप का ग्रोथ होगा, ठीक है, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ। लेकिन प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम शूट और रूट के एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू होगा, ठीक है। अपने एक्सेस के साथ साइड बढ़ाते जाएंगे। You also know that in dicotyledonous plant and gymnosum, the lateral meristems, vascular cambium and cork cambium appear later in life. These are the meristems that cause the increase in the girth of the organs in which they are active. Now, this is known as secondary growth of plant. अभी मैंने कहा था कि सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है प्लांट में। तो बेसिकली जब एक छोटा सा पौधा बना ना तो प्राइमरी ग्रोथ है, जब वो हार्ड होने लगेगा उसका साइज बढ़ने लगेगा, जब वो ट्री का साइज लेगा तो उसमें वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। और सेकेंडरी ग्रोथ में जो इन्वॉल्व होता है जैसे वस्कुलर कैम्बियम हो गए, कॉर्क कैम्बियम हो गए, तो ये सब का इन्वॉल्वमेंट बना हुआ रहता है, ठीक है। ये एनाटॉमी वाली वीडियो देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। Since increase in protoplasm is difficult to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it. इसमें ये कह रहा है कि जब सेलुलर लेवल पे देखेंगे ना सेल में कि ग्रोथ कैसे हो रहा है, कैसे पहचानेंगे, तो देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल का, जो पहला लिक्विड होता है उसमें इंक्रीज होने लगता है। तो प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज को हम लोग मेजर नहीं कर पाते। बेसिकली उसमें कुछ प्रोपोर्शन होता है, कुछ मटेरियल, उसको देखते हैं अच्छा ये बढ़ गया तो मतलब कि सेल में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। Growth is therefore measured by a variety of parameters, some of which are increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume, and cell number. You may find it amazing to know that one single maize root apical meristem can give rise to more than 7,500 new cells per hour, whereas cells in a watermelon may increase in size by up to 3,50,000 times. इसमें यह कह रहा है कि अगर ग्रोथ को मेज़र करना है तो हम लोग डायरेक्ट तो मेज़र नहीं कर सकते। उसमें देखेंगे उसका लेंथ बढ़ गया, साइज, एरिया या वॉल्यूम है, या उसका फ्रेश वेट या ड्राई वेट क्या उसका चेंजेस हुआ, उससे पता करते हैं कि हाँ इसका वेट बढ़ा है, ग्रोथ हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें यह कह रहा है कि जैसे एक मेज का सिंगल, ठीक है, सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ना, सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो 1 घंटे में 17,500 सेल को राइज कर सकता है, ठीक है। तो वो 1 घंटे में कितना सेल को प्रोड्यूस कर देगा, 7,500। आज जब वाटरमेलन का बात करेंगे तो वाटरमेलन 3,50,000 सेल का इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इन द फॉर्मर growth is expressed as increase in cell number. The latter expresses growth as increase in size of the cell, while the growth of a pollen tube is measured in terms of its length and increase in surface area denotes the growth in dorsiventral leaf. इसमें यह कह रहा है कि जो हम लोग मेज का एग्जाम्पल पढ़े ना तो उसमें देखें कि सेल के नंबर में इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो ग्रोथ हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल देखे वाटरमेलन का, उसमें देखे कि जो सेल का साइज है ना उसमें इंक्रीज हुआ तो वो ग्रोथ बताया। फिर पॉलन ट्यूब को जब देखते हैं तो उसमें जो उसका लेंथ बढ़ता है तो उसमें वो ग्रोथ का पता चलता है। और फिर जब डॉर्सिवेंट्रल लीफ देखेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसमें ग्रोथ का पता चलता है। सॉरी एक मैसेज आ गया बीच में। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला टॉपिक है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ तो हम लोग बेसिकली समझ गए, सेल का नंबर बढ़ना, सेल का साइज बढ़ना, लेंथ बढ़ना, ये सब प्रोटोप्लाज्म जो सेलुलर लेवल पे होता है उसका बढ़ना, वो ग्रोथ होता है, ठीक है। अब ग्रोथ कैसे फेज में बढ़ता है ये देख लेते हैं, कितने फेजेस होते हैं। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 phases, नेमली मेरिस्मेटिक, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। The constantly dividing cell both at the root apex and shoot apex represent the meristematic phase of growth. The cells in this region are rich in protoplasm, possess large conspicuous nuclei. Their cell walls are primary in nature, thin and cellulosic with abundant plasmodus metal connection. इसमें यह कह रहा है कि जो ग्रोथ का फेज होता है ना वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, मेरिस्मेटिक, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। मेरिस्मेटिक में क्या होगा, डिवीजन होगा, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, उसमें कंटिन्यू डिवीजन चलेगा,
ठीक है, ये रूट एपिकल में और शूट एपेक्स में पाया जाएगा। कंटिन्यू डिवीजन होगा तो वहाँ पे जो सेल का नंबर है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो ग्रोथ हो रहा है। इसके बाद आता है एलोंगेशन। तो एलोंगेशन क्या है, तो बेसिकली लेंथ साइज जो बढ़ेगा वो एलोंगेशन हो गया। मैचुरेशन, मैचुरेशन मीन्स उसका डेवलपमेंट हो गया, कुछ वो फंक्शन परफॉर्म करने लगा तो वो हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हो। द सेल्स प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप टू द मेरिस्मेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ एलोंगेशन। बोल रहा है कि मेरिस्मेटिक फेज के पास जो सेल होंगे ना, उससे जस्ट थोड़ा सा हटके वो एलोंगेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और एलोंगेशन से जो थोड़ा हटके होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैच्योरेशन। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सेल इन दिस फेज। देखिए मैंने अभी कहा सेल इनलार्जमेंट होगा, न्यू सेल वॉल बनेगा। Further away from the apex, that is more proximal to the phase of elongation, lies the portion of axis which is undergoing the phase of maturation. अभी मैंने बोला कि एलोंगेशन के बाद कौन आएगा, मैच्योरेशन। इसमें क्या होगा, तो इसमें सेल का मीन्स उसको कोई फंक्शन मिल जाएगा, वो पूरा मैच्योर हो जाएगा, जैसे कैसे बच्चा से बड़ा हो जाता है वही चीज। The cells of this zone attain their maximal size in terms of wall thickening and protoplasmic modification. Most of the tissue cell types you have studied in chapter 6 represent this way. तो मैच्योरेशन में क्या है कि अब उसमें कुछ डिवीजन नहीं होगा, अब वो परफेक्ट हो गया, मैच्योर बड़ा हो गया है, अब वो क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ पढ़ लिया, ग्रोथ का फेज पढ़ लिया, अब ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कैसे चलता है, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट होता क्या, पर यूनिट टाइम, जैसे मान लीजिए पर सेकंड में, पर मिनट में, पर आवर में, तो पर यूनिट टाइम तो बेसिकली सेकंड ही होगा, यूनिट में तो छोटा लिया जाता है, तो पर सेकंड में जितना ग्रोथ हो रहा है ना उसी को ग्रोथ रेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि पर सेकंड में 100 सेंटीमीटर बढ़ गया, 200 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो ये 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर क्या होगा, ग्रोथ रेट कहलाएगा, ठीक है। Rate of growth can be expressed mathematically. An organism or a part of the organism can produce more cell in a variety of ways. मैंने कह रहा है कि अगर ग्रोथ का रेट को रिप्रेजेंट करना तो मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, ये सब तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हो रहा है। और जो ऑर्गेनिज्म है, जो उसका पार्ट जो प्रोड्यूस करता है सेल सबको, वो वेराइटी ऑफ वेज में रिप्रेजेंट कर सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्क्रीन में दिख सकता है अर्थमेटिक, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से फिर 4 हो रहा है, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये अर्थमेटिक हो गया। ये देखिए जियोमेट्रिक, नहीं मैंने गलत बोल दिया। अर्थमेटिक में देखिएगा 1 है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। ये अर्थमेटिक हो गया, लाइन वाइज चल रहा है, 1 2 3 4 5। जियोमेट्रिक का जब हम लोग बात करेंगे, इसमें देखिए क्या हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो यहाँ अर्थमेटिक लाइन से नहीं चला रैंडम, यहाँ 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वाला चल रहा है केस, ठीक है। अब आता है जाइगोटिक डिवीजन में। यहाँ देखिए जाइगोटिक डिवीजन में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 4 कॉलम बन गया है, फिर यहाँ पे सर्कल बन रहा है, ज्योमेट्रिक फेज हो रहा है, फिर ये सेल का डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ देखिए जो डार्क ब्लू कलर का है ना, वो सेल वो है जिनमें कि डिवीजन अभी भी होगा, और जो नेवी ब्लू है, जो हल्का ब्लू है ये वाला, उसमें अब कैपेसिटी जा चुका है डिवीजन, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं लाइन से, तो हम डायग्राम से समझ गए, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक। इन अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड while the other differentiate and mature। अभी हम लोगों ने देखा कि अर्थमेटिक में 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके हो रहा था, क्योंकि उसमें एक ही सेल डिवाइड हो रहा है, दूसरा जो बन रहा है ना वो मैच्योर हो रहा है, वो डिवीजन कर ही नहीं रहा, इसलिए 1 से 2, 2 से 3 हो रहा है। तो 1 से जो 2 हुआ ना, और फिर 2 से 3 में भी 2 वाले में से सिर्फ एक ही सेल डिवाइड हुआ, वो 2 बनाया, और एक तो सिर्फ कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, वो मैच्योर हो गया, ठीक है। अब आप लोग डायग्राम देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The simplest expression of arithmetic growth is exemplified by a root elongating at a constant rate. Look at figure 15.5 on plotting the length of the organ against time. A linear curve is obtained.
बोला अर्थमेटिक ग्रोथ जब देखे ना तो हम लोग को लीनियर कर्व मिला था, ठीक है। तो कौन सा कर्व बना था अर्थमेटिक ग्रोथ में? लीनियर कर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो and it increases rapidly thereafter at exponential rate, log or exponential phase. Here, both progeny cells following mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do so. अब क्या है कि हम लोग जियोमेट्रिकल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल ग्रोथ में हम लोगों ने देखा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर 8 से 16। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों सेल में डिवीजन है, एक सेल नहीं कर रहा, अर्थमेटिक में एक ही कर रहा था, जियोमेट्रिक में दोनों सेल करेगा। तो इसमें जो ग्रोथ होगा ना, पहले होगा स्लो, तो जिसको हम लोग कहेंगे लैग फेज, फिर अचानक से उसका स्पीड बढ़ जाएगा तो उसको कहेंगे हम लोग लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज कहेंगे। तो इसमें दोनों सेल डिवाइड कर रहा है, दोनों सेल डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4 बनाते जा रहा है, ठीक है। ये हो गया ज्योमेट्रिकल फेज। However, with a limited nutrient supply, the growth slowed down, leading to a stationary phase. If we plot as a parameter of growth against time, we get a typical sigmoid S curve. A sigmoid S curve is a characteristic of living organism growth in a natural environment. It is a typical for all cell tissue and organ of a plant. तो हम लोगों ने देखा कि जब उसमें पढ़ रहे थे अर्थमेटिक में, तो हम लोग देखा लीनियर कर्व पर है, ठीक है। जब ज्योमेट्रिक का करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सिग्मॉइड और एस कर्व बनेगा, ओके। आज में जब कह रहा है कि न्यूट्रिएंट सप्लाई तो लिमिटेड है, जब न्यूट्रिएंट सप्लाई खत्म हो जाएगा तो ग्रोथ स्लो हो जाएगा, इवन बंद भी हो सकता है। देखिए यहाँ एस कर्व लिखा हुआ है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझिए अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक क्या होता है। इसमें कुछ जो डायग्राम बना है ना उसी के बारे में लाइन लिखा हुआ है, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है वो सब फॉर्मूला सब लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस सबको स्किप करके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। जब हम लोग क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं ना ग्रोथ ऑफ अ लिविंग सिस्टम, जब कोई भी लिविंग सिस्टम का ग्रोथ हो रहा है उसमें क्वांटिटेटिव माने देखें कितना अमाउंट का बढ़ रहा है। तो जब क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं ना तो वो दो वे में होता है, ठीक। पहला होता है मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। द सेकंड होता है द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस, दैट इज पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो दो तरह का मेजरमेंट होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या देखते हैं कि टोटल कितना हो रहा है, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम में कितना हो, मीन्स 1 सेकंड में टोटल कितना हुआ, वो हो गया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ये आता है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। दूसरा आता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट में हम लोग क्या देखते हैं कि पर यूनिट टाइम जो हुआ उसमें नॉर्मल ग्रोथ क्या हुआ, मीन्स कॉमन बेसिस पे उसमें नॉर्मल ग्रोथ क्या हुआ, ठीक है, वो होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। टोटल नहीं देख रहे, इसमें देख रहे हैं कि जैसे कि ग्रोथ शुरू हुआ तो उसमें कितना शुरुआत में हुआ, कितना एक नॉर्मल ग्रोथ हुआ, ठीक है, टोटल नहीं देखेंगे इसमें। ये हो गया रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का तो मतलब आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। अब हम लोग देखेंगे ग्रोथ के लिए कंडीशंस क्या क्या होते हैं। वाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ। इसमें कह रहा है कि आप क्यों नहीं सोच के लिख ले रहे हो कि नेसेसरी कंडीशन क्या होगा ग्रोथ का, खुद का दिमाग यूज करने बोल रहा है। तो आप लोग खुद बताइए क्या क्या ज़रूरत होगा। तो ग्रोथ के लिए जैसे वाटर ज़रूरत है, ऑक्सीजन ज़रूरत है, हार्मोन्स ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट ज़रूरत है, ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो याद रखिए वाटर, ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वो भी एब्जॉर्ब करता है, उससे भी ग्रोथ है, वो भी हेल्प कर रहा है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, तो वो भी ज़रूरत है, और न्यूट्रिएंट भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्लांट सेल्स ग्रो इन साइज बाय सेल इनलार्जमेंट विच इन टर्न रिक्वायर वाटर। Turbidity of cell help in extension growth. Thus, plant growth and further development is intimately linked to the water status of the plant. इसमें कह रहा है कि जो प्लांट का सेल होता है ना वो साइज में कैसे बढ़ेगा, सेल इनलार्जमेंट कर, सेल का इनलार्जमेंट और साइज बढ़ रहा है तो सेल का साइज बढ़ रहा है, वो भी ग्रो हो रहा है, तो उसको वाटर का ज़रूरत होगा। तो वाटर का ज़रूरत वो कैसे पूरा होगा,
तो जो टर्गिडिटी होता है सेल का वो एक्सटेंशन में हेल्प करता है। टर्गिडिटी क्या होता है, जब वाटर एब्जॉर्ब होता है ना तो टर्गिडिटी आता है। ये मैंने ट्रांसपिरेशन सर चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया हुआ मिनरल न्यूट्रिशन में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, ठीक है, जो उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। तो टर्गिडिटी जो सेल का होता है वो एक्सटेंशन जो हो रहा है ग्रोथ का उसमें हेल्प कर रहा है। तो प्लांट ग्रोथ और जो उसके अदर जो फर्दर डेवलपमेंट होते हैं उसमें वाटर का स्टेटस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाटर रहेगा तो ही बढ़िया से सेल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। Nutrients, macro and micro essential elements are required by plant for the synthesis of protoplasm and act as a source of energy. तो वाटर क्या है, सेल का इन्लार्जमेंट में हेल्प कर रहा है, प्लस वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करेगा जहाँ एंजाइम का एक्टिविटी चलेगा, केमिकल रिएक्शन चलेगा, उससे प्लांट को हेल्प होगा ग्रोथ में। फिर ऑक्सीजन का क्या काम है, तो ऑक्सीजन मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, उससे एनर्जी निकालेगा और वो एनर्जी प्लांट यूज़ करेगा ग्रोथ में, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट जो होते हैं मैक्रो माइक्रो, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जो कि है मिनरल न्यूट्रिशन। तो उसमें बेसिकली दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। ये अमाउंट पे डिपेंड करता है कि मैक्रो माइक्रो क्या होता है। ये मैंने अपने वीडियो में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं मैक्रो माइक्रो वो भी इसेंशियल होते हैं प्लांट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, ठीक है, और एनर्जी का काम करते हैं। चलिए, in addition, every plant organism has an optimum temperature range best suited for its growth. Any deviation from this range could be detrimental to its survival. Environmental signals such as light and gravity also affect certain stages of growth. ये इसमें ये कह रहा है कि प्लांट ग्रोथ के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ये सब जरूरी है, ये सब तो हम लोग देख लें, लेकिन प्लांट के लिए टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्लांट ठंडे एरिया में ग्रो करने वाला है, उसको राजस्थान में जाके दे दिया जाए हाई टेम्परेचर में, ग्रो करेगा नहीं, डेड हो जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई हाई लाइट इंटेंसिटी में आ गया और या हाई लाइट इंटेंसिटी वाला वो लो लाइट में चल गया तो वहाँ भी ग्रो नहीं करेगा, उसका ग्रो स्टंटेड हो जाएगा। तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है डी डिफ्रेंशिएशन, देन दोनों एक ही है, पहला है डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि ये तीनों होते क्या, ठीक है। शुरू करते हैं। द सेल्स डिराइव फ्रॉम द रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द कैम्बियम डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफ्रेंशिएशन। इसमें यह कह रहा है कि सेल डिवाइड हुआ रूट एपिकल मेरिस्टेम में, शूट एपिकल मेरिस्टेम में हम लोगों ने पढ़ा वहाँ सेल डिवीजन होता है, डिवाइड होने के बाद वहाँ कैम्बियम बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, फिर वहाँ मैच्योरेशन हम लोगों ने देखा था, देखा था ना मेरिस्मेटिक में, फिर एलोंगेशन, फिर मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन होता है, फिर उनको परफॉर्मेंस मीन्स कुछ फंक्शन दे देंगे तुमको ये काम करना है। तो जो उनका मैच्योरेशन होता है उनको एक फंक्शन मिल जाता है, तो जो सेल आपको डिवाइड नहीं करना, उनको परफॉर्म करना फंक्शन, तो उसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन सेल अंडरगो few to major structural changes both in their cell walls and protoplasm. For example, to form a tertiary element, the cell would lose their protoplasm. They also develop a very strong elastic lignocellulosic secondary cell walls to carry water to long distances even under extreme tension. Try to correlate the various anatomical features you encounter in plant to the functions they perform. मैं ये कह रहा है कि जब डिफरेंशिएशन होता है ना, सेल डिवाइड किया, अब भैया तुमको डिवाइड नहीं करना, अब तुमको काम करना है, सिंपल उसको प्लांट बोलते तुम्हारा हो गया डिवीजन, अब तुमको काम करना है, तो उसका वो डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो जब सेल में डिफरेंशिएशन होता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस। कुछ में क्या होता है, कुछ का एलिमेंट बनाने के लिए वो अपना जो प्राइमरी सेल वॉल है उसको लॉस कर देता है, सेकेंडरी सेल वॉल बना देता है, कोई प्रोटोप्लाज्म लॉस कर देता है, या कोई प्रोटोप्लाज्म का साइज या अमाउंट बढ़ा देता है। तो इस तरह का कह रहा है कि डिफरेंशिएशन में सेल में चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं डी डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है। द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain condition. This phenomenon is termed as de-differentiation. अब बोल रहा है कि सेल तो भैया डिवाइड नहीं कर सकता, उसको तो फंक्शन दे दिया गया, अब उसका डिफरेंशिएशन हो गया,
लेकिन वही सेल कुछ सर्टेन कंडीशन में, कुछ मैंने ऐसा पड़ेगा कि नहीं प्लांट को जिंदा रखना, वैसा कंडीशन, तो कुछ ऐसा कंडीशन में वो सेल फिर से डिवाइड करने का उसमें कैपेसिटी आ गया, तो फिर से वो डिवाइड करने लगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। मीन्स अब वो फिर से डिवाइड करने का कैपेसिटी उसमें आ गया, वो डिवाइड कर रहे थे, ये हो गया डी डिफरेंशिएशन। अब आता है री डिफरेंशिएशन, वो देखते क्या है। अच्छा, डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पेरेंट कैम्बियम से। अच्छा, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा ना, जब आप लोग पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े तो पढ़ भी सकते हैं एनसीईआरटी या मेरी वीडियो में, उसमें क्या है कि कॉर कैम्बियम कैम्बियम ये सब, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये सब बनता है, इंटरफेसिकुलर। तो ये सब क्या एग्जाम्पल है डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि उसमें फिर से सेल डिवीजन होने लगता है। अब आते हैं हम लोग री डिफरेंशिएशन में। मेरिस्टेम टिश्यूज are able to divide and produce cells that once again lost the capacity to divide but mature to perform specific function, that is get redifferentiated। ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि अब रीडिफरेंशिएट क्या हुआ, जाहिर सी बात है डिफरेंशिएटेड हुआ, एबिलिटी गया, फिर उसमें एबिलिटी आ गया कुछ सर्टेन कंडीशन डिवाइड करना, तो वो हो गया डी डिफरेंशिएशन। अब वो डिवाइड कर लिया, बट प्लांट को बचाना था, बचा लिया, डिवाइड कर लिया, अब उसमें फिर से कुछ नया फंक्शन उसको दे दिया जाएगा, फिर से उसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो वो क्या होगा, री डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर सही में आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया। आप लोग सब्सक्राइब करने में क्यों इतनी कंजूसी करते हो, समझ नहीं आता। आते हो वीडियो देख लेते हो फिर चले जाते हो। यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतनी देर बैठ के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत तो कर सकते ना मेरे लिए हेल्प। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं टारगेट लिया हूँ कि जनवरी ख़त्म होने तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर करना है, और ये कैसे करना है ये आप लोग हेल्प कीजिएगा इसको 1000 सब्सक्राइबर करने में। अब मुझे उम्मीद है, भरोसा है आप लोगों पे कि आप लोग कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। We must say that even differentiation in plant is open because cells tissue arising out of the same meristem have different structure at maturity. The final structure at maturity of a cell tissue is also determined by the location of cell with it. इसमें स्ट्रक्चर का बात कर रहा है, इसमें यह कह रहा है कि हम लोगों ने देखा कि जो डिफरेंशिएशन हुआ प्लांट में वो ओपन है। वहाँ पे क्यों ओपन है, क्योंकि सेल और टिश्यू जो सेम मेरिस्टेम से आया, जिससे वो आके डिवाइड करने का कैपेसिटी जिसमें ख़त्म हुआ सेल से, उसी मेरिस्टेम से और भी सेल आए, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर देखा गया। जब मैच्योरिटी हुआ तो उनका अलग स्ट्रक्चर बन गया। तो फाइनल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है मैच्योरिटी ऑफ अ सेल पे, जिस लोकेशन में है। लीफ में रहेगा तो अलग फंक्शन अलग स्ट्रक्चर, स्टेम में रहेगा तो अलग फंक्शन अलग स्ट्रक्चर, जहाँ वो रहेंगे उनका अलग फंक्शन और स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का डेवलपमेंट। तो ग्रोथ तो देख लिए, अब डेवलपमेंट क्या होता है ये देखते हैं। डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स all changes that an organism goes through during its life cycle from germination to the seed to senescence। इसमें ये कह रहा है एक प्लांट में सीड से लेके जब पूरा उसका लाइफ साइकिल का जो जितना फेज चलेगा ना, सीड से लेके सेनेसेंस तक, सेनेसेंस मीन्स उसका पत्ता गिरना, पेड़ झड़ जाना, सूख जाना। ठीक है, तो सीड से लेके सेनेसेंस तक जो लाइफ साइकिल चला, उसमें जितने तरह के फेजेस हुए, प्रोसेस हुआ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जो भी हुआ, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक होल प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ आएगा, रिप्रोडक्शन ये सब आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये डेवलपमेंट कैसे होता है, ये उसका डायग्राम है। देखिए यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइड करेगा, यहाँ भी प्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे एलोंगेशन, मैच्योरेशन हो रहा है, फिर मैच्योर सेल बन रहा है जिसमें कि अब डिवीजन कैपेसिटी खत्म, फंक्शन बनेगा, फिर सेनेसेंस होगा, इससे के गिर जाएगा, फिर डेथ हो जाएगा, फिर इसका जो मटेरियल मिनरल्स है वो सॉइल में चला जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसमें सेल डिवीजन होगा, फिर ऐसे साइकिल चलते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इसमें यह कह रहा है कि प्लांट जो है ना, जो उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, हर प्लांट का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, सेम तो नहीं होता है। गुलाब का अलग, लोटस का अलग, अमरूद का अलग, नारंगी का अलग, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है।
तो जो प्लांट में जो ये डिफरेंट पाथवे फॉलो करता है, ठीक है, अलग अलग पाथवे, तो जो डिफरेंट पाथवे फॉलो करता है इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में, और जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर उसके बनते हैं, उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है? प्लांट का वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो इन्वायरमेंट और जो उसके लाइफ के फेजेस हैं उसके रेस्पॉन्स में डिफरेंट पाथवे फॉलो करके अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और यहाँ नीचे वही प्लांट सब लिखा हुआ, चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हेटेरोफिलाई इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। In such plant, the leaves of the juvenile plant are different in shape from those in mature plant. On the other hand, difference in shape of leaves produced in air and those produced in water in buttercup also represent the heterophilous development due to environment. This phenomenon of heterophilia is an example of plasticity. इसमें यह कह रहा है कि कुछ प्लांट के वाटर में अलग लीफ होगा, एयर में कुछ अलग हो जाएगा। जब छोटा रहेगा तो कुछ और रहेगा, बड़ा होगा तो कुछ और। देखिए यहाँ आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, जब बच्चा जब है जुवेनाइल में कैसा स्ट्रक्चर है, और जब एडल्ट हो रहा है तो कैसा, ये कोरिएंडर है, धनिया, ठीक है। अब वाटर में जब देखिए कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus, growth, differentiation, and development are very closely related events in the life of a plant. Broadly, development is considered as the sum of growth and differentiation. Development in plants, that is both growth and differentiation, is under control of intrinsic and extrinsic factor. The former includes both intracellular genetic and intercellular factors, chemicals such as plant growth regulator, while the latter include light, temperature, water, oxygen, nutrients. इसमें यह कह रहा है कि जो ग्रोथ, डिफरेंशिएशन हुआ और डेवलपमेंट, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े। तो ओवरऑल हम लोग ने यही देखा कि जो डेवलपमेंट होता है लाइफ सेल प्लांट के लाइफ साइकिल में, जितने फेजेस होंगे ना, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, सबको कहते हैं डेवलपमेंट, सब मिला के डेवलपमेंट। इसमें यही कह रहा है कि अगर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन सबको मिलाए तो डेवलपमेंट बनता है। डेवलपमेंट जो होता है प्लांट में, वो क्या है कि वो अंडर कंट्रोल होता है, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक फैक्टर, मीन्स अंदर से बाहर से उसको कंट्रोल होता है डेवलपमेंट को कोई कर। तो अंदर से कौन करेगा, उसका जेनेटिक कैसा है, उसके अंदर कितने तरह के हार्मोन है, क्या क्या केमिकल्स है वो। अब बाहर से कौन, लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब कैसे कितना मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें देख लेते क्या आता है। अब बेसिकली हम लोग जो हार्मोन्स का बात किए थे ना, वही हम लोगों को इसमें पढ़ना है। Characteristics: The plant growth regulators (PGR) are small, simple molecule of diverse chemical composition. They could be indole compound, indole 3-acetic acid, adenine derivatives, and 6 furfuryl aminopurine kinetin derivatives of carotenoid, abscisic acid, terpenes, gibberellic acid, gases, ethylene. तो इसमें ये कह रहा है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, ये कि प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करे, इसलिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स ही हो गए। तो ये क्या क्या होता है, ये बेसिकली आपका इंडोल 3-एसिटिक एसिड भी होंगे, फिर कहीं कहीं ये फॉरफोराइल प्यूरिन या कैनेटीन होंगे, एडनाइन होंगे, कैरोटिनॉइड होंगे, इथिलीन भी हो सकता है, जिब्रेलिन भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन इन लिटरेचर। इसमें यह कह रहा है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बेसिकली कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे ये प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस है जो प्लांट ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, या प्लांट हार्मोन है, ये नहीं तो फाइटो हार्मोन है, ठीक है। चल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का 2 ग्रुप होता है, क्या क्या होता है वो देखते हैं। One group of plant growth regulators are involved in growth and promoting activities such as cell division, cell enlargement, pattern formation, topic growth, flowering, fruiting, and seed formation. These are also called plant growth promoters. That is auxin, gibberellin, and cytokinin. Plant growth regulators of the other group play an important role in plant responses to bounds and stages of biotic and abiotic origin. They are also involved in various growth inhibiting activity such as dormancy and abscission. The plant growth regulator abscisic acid belongs to this group. The gaseous plant growth regulator ethylene could fit either of the group, but it is largely an inhibitor of growth activities. मैं कह रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम लोग प्लांट हार्मोन भी बोले, 2 ग्रुप का होता है। पहला ग्रुप होता है जो सेल को बढ़ने में हेल्प करेगा, मीन्स प्रमोटिंग एक्टिविटी में हेल्प करेगा, सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, इसमें। दूसरा ग्रुप वो होता है जो कि सेल के ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि बाहर का जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है, ग्रोथ नहीं करना है, इसको डोरमेंसी में जाना है, जैसे सीड में
जाके स्टोर्ड हो जाना, या कहीं चोट लग गया प्लांट को तो उसको ठीक करना, तो उसमें काम करेगा, ठीक है, ग्रोथ को रोकेगा बाहर कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जो पहला ग्रुप में आएगा जो प्रमोट करेगा एक्टिविटीज़ को, सेल ग्रोथ को, उसमें होता है कौन कौन आते हैं, उसमें आते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। और दूसरे ग्रुप में जो आएंगे वो होंगे एब्सिसिक, इथिलीन, ठीक है। और इथिलीन क्या है कि बेसिकली उसको कहता है कि वो दोनों ग्रुप में आ सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर इनहिबिटर के ग्रुप में आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगली जितनी भी टॉपिक है ना ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर कर पाना पॉसिबल नहीं। इसमें क्या होगा ना कि मेरी वीडियो ना ज़्यादा 1.5 घंटा 2 घंटा की हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाइएगा। इसलिए मेरी वीडियो जितनी भी आप लोग मेरे चैनल में मिलेंगे ना, सब मैंने पार्ट वाइज बनाया हुआ और शॉर्ट वीडियो 37 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट, इस हिसाब से मैंने बनाया हुआ, ताकि आप लोग भी बोर नहीं हो और आप लोगों को भी मजा आए। चलिए अब हम लोग आगे के टॉपिक के साथ, जो कि डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसके साथ मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए मैं आप लोगों से टाटा बाय बाय लेना चाहूँगा, अलविदा। और जाने से पहले रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा यार, प्लीज़ अगर अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वो भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।